हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश प्रजापत और आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार। जो माता पिता से आनुवंशिक लक्षण जेनेटिक करेक्टर्स उनकी संतति के अंदर जाते हैं तो उनको कौन लेके जाता है, उसके पीछे क्या राज, उसका क्या बेसिस है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल वन पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। तो उसी की अपन यहाँ पे कहानी दोहराएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल वाकई में कौन है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बिना किसी अपवाद के आनुवंशिक पदार्थ की बात करूँ, बिना किसी एनिमल एक्सेप्शन के, तो सभी जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड is the genetic material all of them organisms, समस्त संसार के समस्त जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। तो न्यूक्लिक एसिड, अब अपन बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन आता है। न्यूक्लिक एसिड वर्ड किसने दिया? तो न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया था सबसे पहले अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीजें आती है, डीएनए और आरएनए। क्लियर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिना किसी अपवाद के आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल। यदि क्वेश्चन आ गया नीट के अंदर कि बिना किसी अपवाद के समस्त जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन कर रहा है, ये डीएनए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि डीएनए सभी जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम नहीं करता है। कुछ जीवों के अंदर आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात कर दें डीएनए, मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनिज्म, अधिकांश जीवों के अंदर यदि आनुवंशिक पदार्थ का काम करेगा तो वो कौन करेगा? डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं लाइक वायरसेज, तो उनके अंदर आरएनए भी किसका काम करता है? जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो यहाँ पे अपन डीएनए और आरएनए के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी एक कहानी को दोहराएंगे। डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है और आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। और डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज, डी का मतलब हटा दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, किससे? राइबोज शुगर से। तो इसका मतलब राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिमूव। रिमूव, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा C5H10O4। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले पढ़े। तो डीऑक्सी शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में प्रेजेंट होती है और राइबोज शर्करा आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो अब अपन यहाँ पे कहानी दोहराएंगे किसकी? मोस्ट ऑफ देम जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे डीएनए की कहानी अपन दोहराते हैं। डीएनए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनिज्म। अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करेगा? डीएनए करेगा, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है? एक मैक्रो बायोपॉलीमर होता है। डीएनए इज मैक्रो बायोपॉलीमर, पॉलीमर होता है, ठीक है। डीएनए इज मैक्रो बायोपॉलीमर होता है बेटा। जो डीएनए की अपन बात करें कि वाकई के अंदर डीएनए कहाँ छुपा हुआ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जैसे ये ह्यूमन है, अगर मैं इस ह्यूमन की सेल निकालूं तो इस सेल का जो आकार होगा वो होगा लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर के आसपास, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उस न्यूक्लियस का आकार सेल के आकार की तुलना में लगभग 2 से 5 गुना क्या होगा? कम होगा। जो न्यूक्लियस का साइज होगा 2 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास, ठीक है। अब अपन बात करें जो डीएनए होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस सेल को अपन अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिना नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और उसके अंदर भी न्यूक्लियस बहुत छोटा। आई बात समझ में? तो डीएनए को तो आप ऐसे देख ही नहीं सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अचंभित और रोमांचित कर देने वाली एक बात मैं यहाँ पे उजागर कर रहा हूँ कि इसके अंदर जिस कोशिका को आप देख ही नहीं सकते हो बिना सूक्ष्मदर्शी के, ठीक है, फिर भी इस केंद्र के अंदर, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस एक कोशिका की न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक्यूमुलेटेड रहता है, समायोजित रहता है। यार बहुत मतलब जिसको देख नहीं सकते उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए, 2.2 मीटर मतलब इतना, फिर इसके अलावा इतना कैसे यार? मतलब अब तुम यहाँ पे एक चीज में बताऊंगी, 2.2 मीटर लंबा डीएनए, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन वन सेल कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब अपना जो शरीर होता है उसके अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, और उन प्रत्येक सेल्स का अपन डीएनए क्या कर लें, आइसोलेट कर लें, निकाल लें और उनको आपस में अपन बांध दें। आई बात समझ में? तो धरती से और सन के बीच में जितनी डिस्टेंस है ना, उसके 150 बार चक्कर लगा सकते हैं, इतना लंबा डीएनए यार। मतलब कई जगह तो साइंस अपने आप में इतनी अनूठी है कि मतलब विचलित कर देती है अपने को कि यार ऐसा भी होता है, कि बिल्कुल वाकई में ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है एक सेल के अंदर। अगर समस्त सेल के समस्त डीएनए को अगर यदि अपन जोड़ दें, ठीक है, उनको कनेक्ट कर दें, तो पृथ्वी से लेके सन के बीच में 150 राउंड लग सकते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा राउंड लग सकते हैं। आई बात में इतना लंबा डीएनए है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे ये मैक्रो जो बायोपॉलीमर होता है, ठीक है। तो डीएनए किसका पॉलीमर होता है? तो डीएनए इज पॉलीमर, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और मर मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट, ठीक है। तो डीएनए यहाँ पे क्या होता है, छोटी 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 यूनिट से मिलकर एक बहुत बड़ी लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है। तो यूनिट, मैनी मतलब पॉलीमर। तो न्यूक्लियोटाइडों का क्या होता है? ये पॉलीमर होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे आगे से आगे आगे से आगे जुड़ते जाएंगे और किसका निर्माण होगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होगा, एक डीएनए का निर्माण होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि डीएनए किसका पॉलीमर है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। फिर अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन क्या है। न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अपन बात करें, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन। तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीज आती है बेटा, एक तो आता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जिसको PO4-3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से डीएनए पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर आता है इधर न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो दो चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फिर दो चीज आती है, एक तो आता है बेटा यहाँ पे शुगर और एक आता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। शुगर के अंदर यहाँ पे दो शुगर प्रेजेंट होती है, एक होती है राइबोज शुगर, जस्ट अपन ने पीछे इसका फॉर्मूला पढ़ा था C5H10O5। एक होती है अपने पास में डी ऑक्सी राइबोज, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। डी मतलब हटा दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, किससे? राइबोज शुगर से। तो कौन सी शुगर बन जाएगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है, राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजिनस बेस भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन के अंदर दो आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडीन के अंदर यहाँ पे तीन चीजें आती है जिसका मैं ट्रिक बनाता हूँ, कट, सी यू और टी। सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब यूरेसिल और टी मतलब थाइमिन।
येलो। तो ये अपने कंपोजिशन पढ़ा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। मोटा मोटा अपने यहाँ पे कहानी पढ़ी न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन, ये कई बार एग्जाम में पूछता है बोर्ड के अंदर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब इसके बाद में प्रत्येक फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड, इसके अंदर शुगर कौन सी, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी रिंग स्ट्रक्चर कैसे होती है, पूरा केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन डिटेल में, एक एक पॉइंट। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक पूछें। अब इसके बाद में अपन इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानेंगे, पूछेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त है।